नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह आज 3 मई 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। पहला मुद्दा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। दूसरा मुद्दा है सत्यजीत राय की जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में। तीसरा मुद्दा है नेट जीरो उत्पादन मंच। तो आइए एक एक करके हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी क्षेत्र में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया है। तो इसके प्रमुख मुद्दे क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद कोविड-19 संकट को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि शहर के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना अभी भी दिल्ली सरकार के ही दायरे में आती है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 में संशोधन से दिल्ली में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक और विधि के दायित्व में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है, बल्कि यह अधिनियम दिल्ली को और बेहतर शासन सुनिश्चित करेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किसी भी रूप से दिल्ली के निर्वाचित सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अन्य विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक और विधिक दायित्व में कोई बदलाव नहीं करती है। यह संशोधन अधिनियम दिल्ली के निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के उत्तरदायित्व को ही परिभाषित करेगा और विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा 22 मार्च 2021 को और राज्यसभा द्वारा 24 मार्च 2021 को पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च 2021 को अनुमोदित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद यह अधिनियम प्रभावी हो गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किए गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि संशोधन अधिनियम के उद्देश्य क्या है। तो इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम 1991 को राजधानी की जरूरत के लिए अधिक प्रासंगिक बनाएगा। निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के उत्तरदायित्व को भी परिभाषित करता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करता है। दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। अब इसकी आलोचना क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम दिल्ली के विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा इसका आलोचना भी की गई है। इसमें कुछ विशेषज्ञों ने इस अधिनियम को लागू करते समय सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इस संशोधन अधिनियम ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कमजोर किया है। यह स्थिति कोविड महामारी को और नाजुक दौर में दिल्ली के निर्वाचित सरकार और राज्यपाल में टकराहट बढ़ा सकती है। अब जान लेते हैं कि 69वां संविधान संशोधन 1991 क्या है। तो 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 339 ए और 339 ए बी को जोड़ा गया था। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को उप राज्यपाल
नाम दिया गया तथा वहाँ विधायिका के गठन का भी प्रावधान किया गया। विधायिका को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने के लिए शक्ति भी प्रदान की गई है। अब हम एक छोटा सा टारगेट लेना है जिसमें हमें 1000 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को पूरा करना है। इसके लिए आपको 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा देना है। इसके साथ ही अगर आप इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे जनरल डिस्कशन #UPSC हैशटैग पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मुद्दा के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट मुद्दा है सत्यजीत राय की जन्म शताब्दी। यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि वह महान फिल्म निर्माता सत्यजीत राय की जन्म शताब्दी मनाएगा। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो महान फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विदेश में वर्ष भर चलने वाली शताब्दी समारोह आयोजित करेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म प्रभाग और विदेश मंत्रालय भारत में और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से सत्यजीत राय फिल्म समारोह का आयोजन करेगा। इसमें सत्यजीत राय की फिल्मों और उन पर बनी फिल्मों एवं वृत्त चित्रों को भी दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम की निगरानी के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया है। अब हम जान लेते हैं सत्यजीत राय के बारे में। तो भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के लिए कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन जब हम भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने की बात करते हैं तो वहां सत्यजीत राय का नाम सबसे पहले आता है। आज भी उनकी अमिट छाप भारतीय सिनेमा पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारतीय सिनेमा के इस कालजयी महापुरुष का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। सत्यजीत राय का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। सत्यजीत राय एक प्रख्यात फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर एवं संगीतकार थे। उनकी पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। सत्यजीत राय ने इसके बाद चारुलता, आगंतुक और नायक जैसे अन्य बेहतरीन फिल्में बनाई थी। भारत ने उन्हें वर्ष 1992 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। इस महान शख्सियत की विरासत को ध्यान में रखते हुए सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत राय लाइफ लाइन अचीवमेंट पुरस्कार की भी शुरुआत इस साल से की जा रही है, जिसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में हर साल दिया जाएगा और इसकी शुरुआत इसी वर्ष होगी। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार होगा, एक प्रमाण पत्र, एक शॉल, एक रजत मयूर पदक और एक स्क्रॉल भी शामिल होगा। सत्यजीत राय के कैरियर का अंतिम फिल्म 1991 में बनी आगंतुक फिल्म थी। सिनेमा में अपने बेजोड़ निर्देशन और अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में विश्व के 3 सर्वकालीन निर्देशकों में शामिल किया गया है। सत्यजीत राय को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार का ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी प्राप्त हुआ है। भारतीय सिनेमा में उच्च मुकाम हासिल करने वाले एवं भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले इस महापुरुष का निधन 23 अप्रैल 1992 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया। अब हम नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं नेट जीरो उत्सर्जन मंच। नेट जीरो
प्रोड्यूसर फोरम, ये क्या है, यह हाल ही में चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में सऊदी अरब नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है। तो नेट जीरो उत्पादक मंच क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे ने मिलकर नेट जीरो उत्पादक मंच, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम का निर्माण किया है। नेट जीरो उत्पादक मंच एक सहकारी मंच है, कोऑपरेटिव फोरम है। इस सहकारी मंच के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे ने मिलकर सम्मिलित रूप से नेट जीरो उत्सर्जन हेतु व्यवहारिक रणनीति पर कार्य करेंगे। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे सामूहिक रूप से 40% वैश्विक तेल और गैस का उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसमें वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का जोखिम सबसे बड़ा होता है। इसलिए यह देश नेट जीरो उत्पादक मंच के अंतर्गत सामूहिक रूप से निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा देंगे ताकि जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम किया जा सके। इस गतिविधियों में मीथेन का न्यूनीकरण, सर्कुलेशन, कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, कार्बन कैप्चरिंग और भंडारण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास करना, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता को कमी करना, क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से पर्यावरण फ्रेंडली प्रथा को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना, वनों के क्षेत्र को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, ये सब शामिल है। अब हम जान लेते हैं कि नेट जीरो और कार्बन तटस्थता क्या है। तो नेट जीरो को ही कार्बन तटस्थता भी कहा जाता है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य यह है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाया जाएगा। अर्थात पहले से वातावरण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना हुआ है उससे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के हर अहम सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना होता है। विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदूषण फैलाने वाले कोयले और गैस व तेल से चलने वाले बिजली स्टेशनों की जगह पवन और सौर ऊर्जा फॉर्म जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए सशक्त करना होता है। अब हम वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कार्बन तटस्थता की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो विकसित देश द्वारा कार्बन तटस्थता की घोषणा के बाद कार्बन के उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कमी लाया जा रहा है, अपेक्षाकृत कमी नहीं ला पा रहे हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भूमि उपयोग और भूमि परिवर्तन और वनों संबंधित आदि मुद्दे पर गंभीरता से विचार भी नहीं कर पा रहे हैं। यूरोपीय संघ ईयू द्वारा 2050 तक नेट कार्बन शून्य उत्सर्जक बनाने के लिए एक कानून बनाया गया है। यह कानून यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह जलवायु कानून विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोप की योजनाओं के लिए भी एक आधार तैयार करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन सबसे ऊपर आता है, इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर भारत मौजूद है। 8 अप्रैल 2000 भारत अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करना है। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाना है। भारत अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।